भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर भारत अभियान को नारी शक्ति दे रही है ताकत। मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी, देश में खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। दूध दुरंतों की सेवा लगातार जारी, किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर रही है दूध दुरंतों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर संसदीय समिति ने दिए सुझाव, किसानों को सीधा फायदा पहुंचे इसके लिए उठाने होंगे कदम। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 4 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 1625 करोड़ रुपए जारी किए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम पर एक खास रिपोर्ट। आज हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का। हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गईं, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम सीआरपी हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों। हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं, विकास के खुले गगन में।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह से संवाद किया। आपको बता दें, मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह विभिन्न राज्यों में कृषि सखी के रूप में कृषकों का सहयोग कर चुकी हैं। कृषि सखी चंपा सिंह समूहों से जुड़कर स्वयं आत्मनिर्भर हुई हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। मैं स्व सहायता समूह में जुड़कर 100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त की, जो अलग अलग विषयों पर है। उसी में एक कृषि सखी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त की। सर, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 5,500 महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रशिक्षण दी हूँ। स्व सहायता समूह से मैंने 75,000 की लोन ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैं 1 लाख की लोन ली। 1,75,000 की कृषि किसान सेवा केंद्र, जिसमें कि सर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, निमास्त, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ये सब जैविक हैं सर, जो हमारे घर में गाय के खाए हुए शेष बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं। पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे। साल में 40-50 हजार कमाना हमारे लिए मुश्किल होता था। उससे हमारी घर की खर्च नहीं चल पाती थी। आज 2 से 2.5 लाख, 3 लाख लगभग मैं एक साल में कमा लेती हूँ और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। सर, आपका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, हम समूह के सभी दीदी आपके इस सपने को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए साकार करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की कृषि एवं कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर छठी बैठक आयोजित की गई। ये बैठक तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित की गई और सदस्य देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस बैठक में भारत सरकार की ओर से केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी भाग लिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गरीबी और भूखमरी खत्म करने तथा खाद्य सुरक्षा और पोषण हासिल करने के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम पर एक खास रिपोर्ट। तजाकिस्तान में आयोजित एससीओ की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत में कृषि क्षेत्र ने गंभीर कोविड-19 महामारी के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया। खाद्य उत्पादन के साथ साथ निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान हुआ है। सरकार भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। जैव फोर्टिफाइड किस्में सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर मुख्य आहार का स्रोत है और देश में कुपोषण के पहलुओं को दूर करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ सरकार ने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने, सिंचाई के लिए नया बुनियादी ढांचा बनाने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करने, खेत से बाजार तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत ने कृषि क्षेत्र में सफलता की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हरित क्रांति के अलावा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली दुनिया में अद्वितीय है। ये नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता, हमारी कृषि वैज्ञानिकों की चतुराई और हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का परिणाम था कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बल्कि खाद्यान्न में अधिशेष बनाया। आज भारत अनाज, फल, सब्जियां, दूध, अंडे और मछली जैसी कई खाद्य वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है। कृषि हमेशा भारत के लिए एक उच्च प्राथमिकता रही है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को क्रियाशील रखने और किसान उत्पादकों की आजीविका की रक्षा करने के लिए देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क और ज्ञान साझा करने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी की इस चुनौतीपूर्ण समय में खाद्य सुरक्षा और पोषण में सहयोग मजबूत करने पर एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित करना महत्वपूर्ण है। कोविड महामारी का खाद्य सुरक्षा व आपूर्ति श्रृंखला पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, तो इसके मद्देनजर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सामान्य कामकाज को बनाए रखने हेतु विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क और सहयोग आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि सफलता के अनेक पायदान चढ़ी है। भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
तथा किसानों के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली विश्व में अद्वितीय है। यह नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता, हमारे वैज्ञानिकों के कौशल तथा हमारे किसानों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि सरप्लस है। वर्तमान में भारत अनाज, फल, सब्जियां, दूध, अंडे और मछली जैसी अनेक खाद्य वस्तुओं का दुनिया भर में अग्रणी उत्पादक है। विश्व के अन्य देशों की भांति कृषि हमेशा से भारत के लिए उच्च प्राथमिकता रही है। कोविड-19 के खाद्य सुरक्षा व आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव को देखते हुए इस क्षेत्र पर और ध्यान देना पड़ा है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को एक्टिव रखने तथा किसान उत्पादकों की आजीविका की रक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क और ज्ञान को साझा करने की आवश्यकता है। भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य है और एससीओ का सदस्य होने के बाद से इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत इस क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने में एससीओ के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उनका सम्मान करता है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में खाद्य सुरक्षा और पोषण में सहयोग को मजबूत करने पर एससीओ कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित करना महत्वपूर्ण है। कृषि पर ब्रिक्स देशों की कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण के सचिव संजय अग्रवाल ने भाग लिया। बैठक में कृषि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा एवं वैल्यू एडिशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने पर भारत ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। आइए दिखाते हैं इस कार्यक्रम पर एक विशेष रिपोर्ट। Happy to note that BRICS Action Plan 21-24 focuses on themes of food security, welfare of farmers, conservation of agro-biodiversity, resilience of food and agriculture production systems, promotion of digital agriculture solutions, etc., which are integral to the sustainable development of agriculture. We are of the view that by enhancing agriculture production and thereby increasing farmers' income, the problems of rising income inequality and excessive food security, food price volatility can be taken care of. Enhancement in production and productivity can be achieved through research, technology transfer, and market and institutional reforms. We also recognize the importance of information and communication technology (ICT) and supports its application in agriculture in the context of wider digital economy agenda. I am sure our meeting over next 2 days result in strong outcomes and deliveries that would also contribute positively towards improving our agriculture food system and lives of the people of our nation. Let me again welcome you all for this meeting and convey my best wishes to everyone for a fruitful discussion and future collaborations cooperation in the area of agriculture, which are vital for achieving the goals of food security for all through the sustainable use of national resources. समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें।
मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसी भी देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर रहना अपने आप में एक गौरव की बात है। बात भारत की हो तो कृषि प्रधान देश होने के नाते ये खाद्य उत्पादन में हमेशा से आगे रहा है। भारत के कर्मठ किसान और सरकार के महत्वपूर्ण योगदान से देश ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सरकार ने मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान भी जारी किया है। आइए डालते हैं नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ठोस कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 29.77 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 122.27 मिलियन टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है। ये पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 112.44 मिलियन टन से 9.83 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये औसत गेहूं उत्पादन 100.42 मिलियन टन से 9.10 मिलियन टन अधिक है। पोषक व मोटे अनाज का उत्पादन 51.15 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 के दौरान हुए उत्पादन से 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन से भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 21.99 मिलियन टन से 3.73 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2019-20 के दौरान हुए उत्पादन से 2.88 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 399.25 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2020-21 के दौरान गन्ने का उत्पादन औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है। कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो कपास के औसत उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठ अधिक है। जूट और मेस्टा का उत्पादन 9.56 मिलियन गांठ होने का अनुमान है।
भारतीय रेलवे सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि भारत की सबसे शानदार और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था है, जिसने हमें सुविधाओं के साथ साथ भरोसा भी दिया है। पहले लॉकडाउन की शुरुआत से चल रही दूध दुरंतो विशेष ट्रेनों के पहिए अभी भी लगातार चल रहे हैं, जिससे किसानों को हो रहा है बड़ा फायदा। आइए देखते हैं इसकी खूबियों पर एक रिपोर्ट। देश भर में पहले लॉकडाउन के दौरान रेलवे की ओर से चलाई गई दूध दुरंतो एक्सप्रेस के डिब्बे दूध को ठंडा रखते हैं। इससे दूध एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाने के दौरान खराब नहीं होता है। वहीं रेलवे की सुविधा से किसानों को भी दूध का सही दाम मिल रहा है। रेल मिल्क टैंक से दूध को एक जगह से दूसरी जगह बेहद कम खर्च और सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा रहा है। रेल मिल्क टैंक के चलने से किसानों को फायदा मिल रहा है। स्पेशल ट्रेन दूध दुरंतो के माध्यम से आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से राष्ट्रीय राजधानी के लिए दूध की आपूर्ति 10 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई। 26 मार्च 2020 को शुरुआत के बाद से विशेष ट्रेनों का संचालन दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा निर्बाध रूप से किया जा रहा है और अभी तक 443 फेरों के माध्यम से दूध के 2502 टैंकरों की आपूर्ति की गई है। रेनीगुंटा से नई दिल्ली के लिए रेल के द्वारा दूध की आपूर्ति काफी महत्वपूर्ण है और देश की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अहम है। कोविड-19 से पहले नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की दूध की जरूरतों को पूरा करने के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेनों से दूध के टैंकर जोड़े जा रहे थे। जब देश में लॉकडाउन लागू किया गया था तो इस उद्देश्य से दक्षिण मध्य रेलवे ने विशेष रूप से दूध के टैंकरों के लिए दूध दुरंतो विशेष ट्रेनों के संचालन की अनूठी पहल की थी। दूध दुरंतो विशेष ट्रेनें दूध के 6 टैंकर लेकर चलती है। हर एक टैंकर की क्षमता 40,000 लीटर होती है और इस प्रकार एक ट्रेन की कुल क्षमता 2,40,000 लीटर होती है। अभी तक इन विशेष ट्रेनों ने 443 फेरों में दूध के 2,502 टैंकरों से 10 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध की आपूर्ति की है। रेलवे की इस पहल से दुग्ध किसानों को भी लाभ मिल रहा है और उनका उत्पाद सही समय पर सही जगह पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही राहत देने वाली योजना है, जिसके तहत किसानों की फसल आपदा में बर्बाद होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है। ये योजना किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है और सिस्टम की ओर से इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहां कमियां हैं, इसको लेकर संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। इसे वर्ष 2016 के खरीफ सत्र से लागू किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की 5 और निजी क्षेत्र की 13 कंपनियां इस योजना को चला रही है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में इस योजना को अधिक तकनीक आधारित और किसानों के अनुकूल बनाने का सुझाव दिया है। पीसी गद्दी गौदर की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर लोकसभा में पेश अपनी 29वीं रिपोर्ट में इस बारे में सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान आपदा की वजह से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे के लिए बीमा कंपनियों के पास क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसे ढेरों मामले हैं जिनमें बीमा कंपनियां निर्धारित समय सीमा के अंदर दावा राशि का भुगतान नहीं करती है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा 30 दिन है। ऐसे में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय कृषि मंत्रालय को तय समय सीमा के भीतर दावों का निपटान नहीं करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया, समिति का मानना है कि दावों के निपटारे में देरी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम कृषि मंत्रालय से इस योजना को ज्यादा से ज्यादा तकनीक आधारित बनाने की सिफारिश करते हैं। समिति ने सरकार से कहा है कि उसे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सारी प्रक्रिया सरलता के साथ आगे बढ़े और किसानों को इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बीमा कंपनियों पर जुर्माने के मामले में समिति ने कहा, सरकार ने उसे सूचित किया है कि उसने कुछ बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। दावों के निपटान में असफल रहने वाली कंपनियों से 2017-18 के रबी मौसम तक की फसल तक 22 करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा गया है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बढ़ते हैं आगे। देश में व्यावसायिक खेती के लिए भारत सरकार ने केवल बीटी कपास को मंजूरी दी है। हर्बिसाइड टॉलरेंट कपास के आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के अवैध विपणन की कुछ घटनाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और तो आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रमों को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर DD किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इश्क पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे DD किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।